चलो बच्चा पार्टी, आज रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी, मतलब एक क्वेश्चन कर लिया हमने तब जाके रिकॉर्डिंग ऑन हुई। ध्यान रखा करो आप लोग, मैं तो समझाने के चक्कर में भूल गई यार। अभी क्वेश्चन क्लियर है और बाकी बच्चे बताएं, जैसे आयुष, ठीक है, और भी बच्चों ने मुझे बताया था ये क्वेश्चन निकाला था, तो सबका आंसर इतना ही आ रहा था। मैम बस यही करना था इस क्वेश्चन में? बस यही तो करना था बच्चा, और ओके। क्या करना था। बाकी बच्चा मुझे बताओ, आयुष वगैरह सबका आंसर यही आ रहा था? आयुष ने यस कर दिया, ठीक है। और एक और मैम मेरा आंसर 1.51 आया है। हाँ, वो तो इतना वेरी कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक और तुम्हारा ये क्वेश्चन था, कि यही वाला क्वेश्चन था, मैंने इसके ऑप्शन पूरे नहीं लिखे हैं, कि बी आर लिक्विड है और बी आर टू गैस है, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हाँ, तो जो होमोजीनियस होता है उसमें तो गैसेस फेस होते हैं, मतलब फेस सेम होता फेस है। होते हैं। नहीं, लेकिन ये इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस में मैंने देखा है कोई भी ऑप्शन में हेट्रोजीनियस नहीं है। क्यों बच्चा पार्टी? नहीं था हेटेरोजीनियस। हेट्रोजीनियस नहीं था ना, तो फिर इसमें ये वाला ऑप्शन था ना, कैन नॉट से, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके मैम। ठीक है, तो अभी तुम्हारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। ओके। ठीक है, अब हम कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ना पिछले लेक्चर्स में कि मैं आधे घंटे नए क्वेश्चंस कराऊंगी और उसके यस बाद मैम। फिर आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो अब आपकी चॉइस है पहले, कि पहले आप नए क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर पहले टॉपिक पढ़ना चाहोगे, आप बताओ हमको। आप लोग डिसाइड। मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन। ये तो एक बच्चे ने बोला, बाकी सारे बच्चों के क्या व्यू हैं? अगर सब लोग चाहते हैं तो रेज योर हैंड कर दो सारे बच्चे एक साथ। क्वेश्चन। मैम तो क्या सारे बच्चों की, मैंने बोला कि परवीन मैम ने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आधे घंटे पहले क्वेश्चन पढ़ाएंगी, फिर नए क्वेश्चंस कराएंगी नीट के। तो आप लोग इस बात से एग्री करते हो सारे? तो पहले क्वेश्चन कराते हैं फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन आपकी स्लाइड में भी लिखा था, तो इसको भी देख लो आप लोग। कहाँ लिखा था मैंने? स्टार्टिंग में लिखा है शायद। एक ये क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये नीट 2003 में आया है क्वेश्चन, मतलब उस टाइम नीट से नहीं आता था, सीपीएमटी से आता था। सीपीएमटी, एआईपीएमटी, एआईपीएमटी, एम्स, इन सबसे चलता था उस टाइम नीट। तो देखो द रिएक्शन, ठीक है, कोसेंट क्यू फॉर द रिएक्शन N2 गैस एंड 3H2 गैस एंड 2NH3 गैस इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन दे रखी है और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। कल मैंने तुम्हें कल की क्लास में तीन चीजें समझाई थी, कि Q ग्रेटर देन केसी, Q लेस देन केसी और Q इज इक्वल टू, बचा पार्टी क्या होगा, के। जी तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है? जैसे मैम डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे एक बच्चे ने चैट बॉक्स में आंसर दिया, डी ऑप्शन करेक्ट है, भावना ने, तो बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने ये बताया कि डी ऑप्शन करेक्ट है वो प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्यों करेक्ट है। मैम क्योंकि आपने बताया था, क्योंकि क्यू जो है मैम, केसी तो मैम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल होगा और क्यू मैम किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। और जब मैम रिएक्शंस का क्वेश्चन ज्यादा होगा तो और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कम होगा, तो रिएक्शन मैम फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी। और जब बैकवर्ड होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा और रिएक्शन क्वोशिएंट कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। और मैम फॉरवर्ड। इन्होंने राइट साइड में पूछा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बिल्कुल सही। क्या बच्चा पार्टी इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं? ये यस मैम। एक्सप्लेनेशन किसने किया था? मैम मैंने साक्षी सिन्हा। साक्षी, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था आपने, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो चलो बच्चा पार्टी, आप सब इस बात से एग्री करते हैं, वेरी गुड। तो अभी परवीन मैम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रही है केसी केपी के ऊपर। मैंने आपको कल कल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से केसी निकालना सिखाया था। ये यस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नीट में 2010 में आया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था लिखने का, तो ये मैं अभी लिख रही हूँ और हम फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि हमें नीट के 10 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कवर करने हैं, और जैसे कि मैंने बताया उसमें से 30 क्वेश्चन आपको नीट में रखे हुए मिलेंगे, और बाकी जो अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं कराती रहूंगी आपको क्लास में साथ साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी,
केपी और केसी सबको लिखना आता है ना, भूल तो नहीं गए एक दिन की क्लास में? नॉट इक्वल तो मैं नहीं बताऊंगी, अगर आप लोग नहीं भूले तो आप मुझे आइडिया दोगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ए ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन आया 2010 में, ठीक है, नीट में, ठीक है। तो 2NO गैस दी है बच्चा पार्टी, और उसके बाद उसने इक्विलिब्रियम पे दिया है N2 गैस। आप लोग साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। O2 गैस, आयुष आप भी करना, बाकी सब बच्चे भी करेंगे, आंसर देना मुझे। SO2 गैस। आयुष तबीयत ठीक है बेटा आपकी अब? आयुष क्लास में हो? आयुष क्लास में हो बच्चा या नहीं? तबीयत ठीक है आपकी? आपकी आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज। आवाज सुनाओ, मैम को बोल के बताओ, हाँ मैम तबीयत ठीक है अभी। मैसेज पे नहीं, बोल के हाँ मैम बताओ। अब तो ठीक है। तो क्या था, नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आयुष आपकी आवाज ना मुझे किसी की याद दिलाती है। मेरा एक और बहुत अच्छा सिंसियर स्टूडेंट था, वो भी नीट क्वालिफाइड कर गया है और उसका अभी सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी जगह पे। वो बिल्कुल आपकी तरह बोलता था, इसलिए मुझे थोड़ा और अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनना। और आप ही की तरह बिल्कुल डेडिकेटेड सिंसियर बच्चा था, बिल्कुल पढ़ने वाला। वैसे तो बच्चे मेरे सारे अच्छे हैं, सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे। ये है क्वेश्चन, किसी के दिमाग में आ रही है कोई खुरापाती कि इसको करेंगे कैसे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन? क्योंकि आपको बताना है इन चारों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन इक्वल नहीं है, किसके, केसी एंड केपी के। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि केसी और केपी के लिए आपने कौन सा रिलेशन इक्वेशन पढ़ा था जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा? पहले तो आप मुझे ये बता दो। मैम केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा RT की पावर डेल्टा NG। केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी, यही वाली इक्वेशन थी। तो बिल्कुल सही बच्चा पार्टी। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन केसी एंड केपी के बराबर नहीं है। तो आप लोग आंसर बताओगे या परवीन मैम सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन दिखाएं? मैम 1 मिनट बता रहे हैं, थोड़ा मैम टाइम दे डी दीजिए। ऑप्शन होगा, मैम डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, किसने बताया यार? साक्षी। मैम डी होगा मैम, हाँ, क्योंकि हाँ। नंबर ऑफ मोल्स बाकी तीनों में बराबर है, डेल्टा एन के, और डी में अलग है। बिल्कुल सही बात है भाई। और ईशानी ने भी आंसर कर दिया, हिमानी ने कर दिया, सभी ने कर दिया आंसर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग। ऐसे ही चलते रहोगे तो नीट क्वालिफाइड हो जाएगा तुम्हारा। कसक ने भी कर दिया। अब ये बताओ, हाँ भावना क्या हो गया बेटा? मैंने भी कर दिया। हाँ आपने भी कर दिया, मैंने देख लिया, सबका आंसर आ गया। तो अब कोई बच्चा ऐसा है जो एक बार परवीन मैम दिखा दें करके कि कैसे होगा, चाहते हो? नो मैम, नो मैम। नो, सारे बच्चे? कोई और? नो, ईशानी ने भी मना कर दिया, मतलब नो मैम। सबने मना कर दिया, कोई नहीं चाहता कि आंसर करके दिखाएं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, आप तो गजब ही हो। ठीक है, दैट्स रियली नाइस थिंग्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम। अब अगला क्वेश्चन ये है कि, इसको भी मैं लिख देती हूँ कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, ये भी क्वेश्चन आया। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, 2002 में आया है ये क्वेश्चन, 2002 में AIPMT में आया है। लेकिन हमें तो हर तरीके का क्वेश्चन करना है ताकि हमें आइडिया रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे नीट के क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? ए ऑप्शन है वॉल्यूम पे, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है प्रेशर, और ऑप्शन डी है बच्चा पार्टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑप्शन डी। कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही। तो डी मैम ऑप्शन कंसंट्रेशन। बिल्कुल वही, आप तो करेक्ट कर रहे हो सारे क्वेश्चन, दैट्स गुड। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने फटाफट कर दिया।
अब एक और क्वेश्चन करा रही हूं मैं आपको, ये 2004 में आया है, सारे सीपीएमटी के क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि 4D, सारे बच्चों का क्लियर है ना पिछला वाला क्वेश्चन, यस मैम। यस मैम। इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि मैं सही तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको, कि आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, थ्योरी की पिक्चर क्लियर हो रही है आपको, है? यस मैम। यस मैम। अरे यही तो चाहते हैं हम, कि आप सारे क्वेश्चन बिना परवीन मैम की हेल्प के कर लो, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपका नीट क्वालिफाइड हो गया, बस यही समझो आप। तो प्लस बच्चा पार्टी CO2 गैस बनाएगा, ठीक है। अब इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ दी। अगर आप इजी क्वेश्चंस कर लिया करोगे ना, तो मैं फिर तुम्हारे लिए और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगी। अभी मेरे को पता चल गया ना कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और टफ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, है ना, फिर मजा आएगा। और जितना ज्यादा टफ लेवल करेंगे, नीट में इतना टफ लेवल आता नहीं है, उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों बच्चा पार्टी, एग्री कर रहे हो इस बात से? यस यस मैम। मैम। देखो ये KP इक्वल टू CO2 PCO2, ठीक है। ऑप्शन डी है KP इक्वल टू MgO एंड CO2 एंड MgCO3, ठीक है। एंड सी ऑप्शन है KP, तीन ही ऑप्शन लिख रही हूं मैं, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक आंसर है, तो आप मैम सी सही होगा, आप लिखो मत, सी सही होगा। होगा देख लो जरा, इसमें इंडिया मात खा रहा है। मैम। ए होगा। ये इज द करेक्ट। पार्शियल प्रेशर सिर्फ एक गैसेस के लिए होता है, सॉलिड के लिए थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, सही पकड़े हो, ठीक है बच्चा पार्टी। मैम कैसे? तो किसने बताया ये आंसर सही? मैम अलीशा। ए किसने बताया आंसर? एक एलिशा। तो एलिशा इसे एक्सप्लेन करो। आयुष ने भी ये बताया, भावना ने भी ये, कसक ने भी ये। यू आर द राइट। एक बार इन्हें एक्सप्लेन करो बच्चा पार्टी कि ए क्यों है, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस के लिए होता है, और यहाँ पे जो MgCO3 और MgO है वो सॉलिड है, इसलिए। तो देखो बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बताया एलिशा ने। यहाँ पे रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो CO2 है, और हमें एक्सप्रेशन लिखना है इसका KP के रेस्पेक्ट में। और KP किसके लिए निकालते हैं? कल मैंने बताया था, डाल्टन पार्शियल प्रेशर के लिए निकालते हैं, राइट। और मैंने आपको जब डायग्राम बताया था तो ये भी बताया था कि डाल्टन पार्शियल प्रेशर में हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, सिर्फ गैसेस। और वो गैसेस ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से, लेकिन वो क्या करती हैं, टोटल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर दी गैसेस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको इस तरीके का कहीं पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप गैसेस को देखोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से, ना कि सॉलिड को देखोगे। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए, ठीक है। और देखो अब आपने ना यही बस देखो, नीट का पेपर ना बहुत इजी आता है, मतलब मुझे इजी लगता है, शायद मैं इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट करा चुकी हूँ इसलिए। जेई मेंस का फिर भी टफ आता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रख लिया ना, 10 साल के क्वेश्चन पैटर्न या दिमाग में सेट कर लो, आपकी गारंटी मैं दे रही हूँ 45 में से 45 क्वेश्चन आप नीट में सही करके आओगे केमिस्ट्री में। बायो और संभाल लेना आप लोग, क्योंकि बायो करना बहुत जरूरी है भाई, बायो का वेटेज सबसे ज्यादा है क्वेश्चंस का। तो आपका बायो केमिस्ट्री का डबल जस्ट डबल है। और फिजिक्स में भी अगर मान लो 45 में से आप 30 क्वेश्चन भी करेक्ट कराए और नो नेगेटिव मार्किंग, वो बिल्कुल करेक्ट है, और बायो के सारे क्वेश्चन सही हैं और केमिस्ट्री के, तो आपको गवर्नमेंट सीट में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैम बायो इजी है। हाँ बेटा, पता नहीं वैसे बायो इजी है, मैंने भी BSc बायो से किया है, लेकिन आज से 2006 में मैंने 8 में अपना BSc कंप्लीट किया था, तो अभी तो मुझे बायो का कुछ नहीं आता। तो बायो के लिए बस मैं एडवाइस दे सकती हूँ, आप लोग बायो संभाल सकते हो। तो अब देखो बच्चा पार्टी, एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और कितनी बार आया है बच्चा पार्टी मालूम है? मैम थोड़ा हार्ड होगा क्वेश्चन?
हार्ड क्वेश्चन ही दे रही हूँ, अब हार्ड पे ही आ रही हूँ मैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं मदद नहीं करूंगी। और ये क्वेश्चन लगातार आया है, 4 साल लगातार आया है। 2017 में आया है, 2003 में आया है, 2007 में आया है, 2011 में आया है, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको लिख के देती हूँ आपको, इसमें करना क्या है। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी और आप इस क्वेश्चन को करोगे। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले, मुझे अब लेवल पता चल गया ना, आप लोग इजी क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और जो बच्चा इजी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो फिर मुझे क्या दिक्कत है टफ क्वेश्चन कराने में, फिर मैं और टफ क्वेश्चन लूंगी। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। और अगर नहीं होगा तो घर जाके इसमें दिमाग लगाना, लेकिन सॉल्व खुद से करना पहले। जब चारों तरफ से हार जाओ ना कि परवीन मैम अब हमसे नहीं हो रहा, आप बता दो, तब मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले इसका ईयर लिख देते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में रिपीट हुआ। फिर एक सेकंड बच्चा, मैं फोन कट कर दूं। 2017 में आया बेटा, 2003 में आया है नीट में, 2007 में आया है, और 2011 में आया है। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जो क्वेश्चन 4 साल लगातार आया है, मतलब गैप में आया है, तो वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या पता हमारे 2023 में मिल जाए हमें। 24। हाँ 24 में, सॉरी, आप अभी 11th में हो मैं भूल ही गई थी। तो देखो क्वेश्चन है कि दी मैम इक्विलिब्रियम, आप को भी पढ़ाते हो? क्या बेटा? आप 12th को भी पढ़ाते हो? 12th को नहीं पढ़ाती बेटा मैं, मेरे पास ना सारे बच्चे जेई मेंस के हैं और नीट के हैं। मैं ज्यादातर एंट्रेंस की क्लासेस लेती हूँ, एक बैच पढ़ाती हूँ सिर्फ सीबीएसई का, 11th क्लास का, वो भी। नहीं मैम, जैसे आप हमें 11th में पढ़ा रहे हो तो फिर हम 12th में जाएंगे तो 12th में भी तो पढ़ाओगे? हाँ 12th में मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप 12th में जाओगे तो सीबीएसई का नहीं पढ़ाऊंगी, एंट्रेंस का ही पढ़ाऊंगी आपको 12th में। नीट की तैयारी कराऊंगी, जैसे अभी मैं नीट लेवल का पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो 12th यस में मैम। लोगों को मैम ऐसे ही पूछते हैं। नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन। अब रिएक्शन दी है, फर्स्ट इज N2 प्लस 3H2, इक्विलिब्रियम पे मिलके बना रहा है 2NH3, और इसके लिए पहले दिया है K1, ठीक है। ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग दे रखा है इस क्वेश्चन में। N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम पे 2NO एंड K2। उसके बाद दिया है H2 प्लस हाफ O2 एंड देन H2O एंड बचा पार्टी K3, ठीक है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दिया है आगे कि 2NH3 प्लस 5 2O2। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मैम 5/2 है। हाँ 5/2, 5/2। कितने बच्चे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं? यस मैम, आ रहा है। विल बी मैम आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और टफ क्वेश्चन देने पड़ेंगे फिर तुम्हें, हाँ। ठीक है। ये ऑप्शन दे देती हूँ मैं, रुको। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, K1 K3 का स्क्वायर K2, ठीक है। ऑप्शन बी है K2 K3 का होल थ्राइस K1। ऑप्शन सी है K1 K2 K3, ठीक है। और ऑप्शन डी है K1 K2 एंड K3। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन दिखा दूं? देख लो क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद मैं फटाफट से तुम्हें पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैं बस हिंट दे रही हूँ, जितनी भी इक्वेशंस हैं
उनको सबको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके लेके आना है आपको। और एक और क्वेश्चन है, ये बताओ हो जाएगा सबसे क्वेश्चन या नहीं? मैम हो जाएगा, चलो तो ठीक है, इसे करना। और एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ठीक है ना? अब इनको आप डिस्कस करके घर से लेके आना, क्योंकि मैं थोड़ा आज आगे का टॉपिक भी पढ़ाऊं। ली चैटरले शुरू कर देती हूँ। मैम ऑप्शन दिखा दो आयुष। अच्छा ठीक है, ये देखो ऑप्शन। एक क्वेश्चन और दे रही हूं जो 2017 में आया है नीट में, ये लेटेस्ट है क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2017 में आया है और उसके बाद 2019 में भी आया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ दी, नेक्स्ट क्लास में थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन दूंगी आपको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट मैम इसका आंसर बी होगा। हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। एक्सप्लेन करो बी कैसे होगा। स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैम जो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है ना N2 3S2, तो मैम इसको हम K1 में रखेंगे तो मैम NS3 का होल स्क्वायर अपॉन में N2 और H2 का क्यूब होगा। और मैम सेकेंड जो इक्वेशन K2 होगी NO का स्क्वायर और N2 और O2 इंटू में होंगे। और मैम थर्ड इक्वेशन जो बनेगी ना हमारी H2 अपॉन H2O2 का हाफ होगा। तो मैम बिल्कुल। हमारे पास इक्वेशन है ना 2NH3 प्लस 5/2O2 और मैम रिएक्शन है ना दोनों साइड होंगे और 2NO प्लस 3H2O। तो मैम जब K को हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा K2 K3 का होल क्यूब अपॉन K1 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम सही। रिएक्शन को उलट पुलट करके मैम वो होगा, आंसर आएगा। हाँ, मतलब नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हाँ बताया मैम। तुमने। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। तो देख लो बच्चा पार्टी, नीट के क्वेश्चंस लेटेस्ट आपके सामने है। अब आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि नीट में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? नो मैम। नो मैम। मैं बताती हूँ कहाँ पे टफ क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना, यहाँ पे आते हैं टफ क्वेश्चंस। ये मैम वो हिलाती है, भूल जाती है। हाँ ये सिस्टम को हिला देती है। कोई कुछ कह रहा है? आयुष कुछ कह रहे हो बेटा? आयुष कुछ कह रहे हो आप? नो, ऑर्गेनिक सबसे टफ आती है। लेकिन बेटा डोंट वरी, मैं आपको ऑर्गेनिक ऐसा कराऊंगी ना कि जिंदगी में आपको भी भूलोगे नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं, हमने ऑर्गेनिक में ही डॉक्टरेट कर रखी है। हाँ, मैम ने ऑर्गेनिक में ही डॉक्टरेट कर रखी है, तो उसमें तो आपको कुछ अलग ही अंदाज से सिखाएंगी चीजों को। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी, इसके बाद हम रिडॉक्स पढ़ेंगे और रिडॉक्स के बाद फिर ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे एक एक चीज को बढ़िया तरीके से। मुझे बहुत मजा भी आता है ऑर्गेनिक पढ़ाने में, मेरी फेवरेट। मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कब और वो कराओगे? उसके बाद कराएंगे बेटा, क्योंकि वो अभी नहीं आ रहा ना सिलेबस में आपके, हाइड्रोजन और पी ब्लॉक वगैरह। रिडॉक्स और रिडॉक्स, हाइड्रोजन में से कम क्वेश्चन रिडॉक्स आते हैं, बेटा जीओसी में से इसके ज्यादा बाद आते हैं। रिडॉक्स, जीओसी में से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन और जीओसी टफ भी आती है। और हाँ, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन में भी। से भी, यस। लेकिन मैं आपको जीओसी ऐसा कराऊंगी ना कि आप याद रखोगे, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी वो चीजें आपको बुक में भी नहीं मिलेंगी। मैम Don't- स्कूल में तो मैम पढ़ाती है, मैम कहती है ऐसे होगा, मैम कुछ समझ ही नहीं आता कैसे होगा। ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक के ना अच्छे टीचर्स बहुत कम हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं। बहुत कम टीचर्स आपको मिलेंगे जो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ा पाते हैं। और मोस्टली कोचिंग्स में ऑफलाइन पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में कराएंगे ज्यादातर टीचर। वो इसलिए कि लास्ट में टाइम कम बचता है और फिर जल्दी जल्दी खींच देते हैं। ऊपर से जाती है केमिस्ट्री स्कूल में, अच्छा,
और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ ना ट्यूशन, हमेशा ऑर्गेनिक से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मुझे टफ चीजों को हैंडल करने में पहले मजा आता है। चलो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन भी 2019 और 17 में आया है, बस 17-19 में थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन घर से करना, इसका आंसर बताना मुझे। ओके, क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस चलो, मैम। कोई बात Yes, नहीं, ma'am. आप ना सही टीचर के पास आ गए हो, है ना? और मैं काफी टाइम से एंट्रेंस ही पढ़ा रही हूँ, नीट जेई मेंस, तो आपको मैं अच्छे से करा दूंगी नीट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिंदास। तो देखो बच्चा पार्टी, अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपना ली चैटरलिय प्रिंसिपल, है ना? कोई बच्चा बताएगा जिसने स्कूल में पढ़ा हो ली चैटरलिय प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे टफ है ये, इसको समझना बड़ा टिपिकल टास्क है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज द ली चैटरलिय प्रिंसिपल। पहली बात तो ये बच्चा पार्टी, जिसने अच्छे से केसी केपी को पढ़ा है, जिसने अच्छे से केसी केपी को समझा है, उसकी कैलकुलेशन को पढ़ा है, उस बच्चे को ली चैटरलिय प्रिंसिपल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैम आप इसमें शायद इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज होती है ना मैम, चेंज करने पे। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, देखो कि ली चैटरलिय प्रिंसिपल कहता क्या है। पहली बात तो, अगर आपको केपी और केसी अच्छे से आता है तो बड़ी आसानी से आप ली चैटरलिय प्रिंसिपल समझ लोगे, ठीक है? अब दूसरी बात देखो, ली चैटरलिय प्रिंसिपल में होता क्या है। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और बेचारी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी एक कैट सो रही है, बिल्ली, ठीक है, और आप क्या करते हो बच्चा पार्टी, उसकी मूंछ पकड़ के खींच देते हो, तो बिल्ली क्या करेगी बताओ? अगर आप सोती हुई बिल्ली को जगाओगे, उसको छेड़ोगे, तो फिर वो बिल्ली क्या करेगी आपके साथ? मतलब बिल्ली आपके एक्शन का रिएक्शन करेगी, करेगी या नहीं करेगी, है ना? अगर आप उसे छेड़ोगे Yes. तो वो तुम्हें काटेगी, ठीक है ना? काटेगी, भागेगी तुम्हारी तरफ। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्शन करोगे तो उस एक्शन का आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है? नेट न्यूटन थर्ड लॉ, अच्छा ये फिजिक्स में है ना न्यूटन थर्ड लॉ। Yes, ma'am. यस मैम। फिजिक्स तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, ठीक है? जब मैं 12th में थी तो फिजिक्स मेरे ऊपर से जाती थी, मुझे फिजिक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे अच्छी लगती थी सिर्फ बायो और केमिस्ट्री, ठीक है मैम बच्चा बिल्ली पार्टी? नोचेगी। है बिल्ली नोचेगी, ठीक है ना? तो बिल्ली नोचेगी, ऑफकोर्स सी बात है भाई, आपके एक्शन का रिएक्शन करेगी, ठीक है? तो बच्चा पार्टी, कहने का मतलब ये है, अब जो ली चैटरलिय प्रिंसिपल है वो हमारा एक सिस्टम है, लाइक दैट, ठीक है? सपोज दैट हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और उस सिस्टम पे अगर आप छेड़खानी करोगे, ठीक है, तो ओब्वियसली बात है वो खुद को बैलेंस करेगा। जैसे मान लो आप खड़े हो कहीं पे, ठीक है, अपनी पोजीशन में खड़े हो, और कोई आपको पीछे से आके धक्का मार दे, तो आप खुद को बचाने के लिए, खुद के सिस्टम को सही रखने के लिए खुद को क्या करोगे? बैलेंस करोगे, करोगे या नहीं करोगे? और Yes, अगर ma'am. आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप गिर जाओगे। तो सेम हेयर, ली चैटरलिय प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम पे जब कोई छेड़खानी करेगा, उसके प्रेशर पे, उसके वॉल्यूम पे, उसके टेम्परेचर पे, या फिर उसके कैटलिस्ट पे, किसी पे भी, तो जब वो छेड़खानी करेगा कोई उसके सिस्टम पे, प्रेशर को बदलेगा, वॉल्यूम को बदलेगा, टेम्परेचर को बदलेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, होगा या नहीं होगा भाई? मैम कोई एक भी बार चीज, दोबारा बता दीजिए। दोबारा बताती हूँ, कोई भी चीज अपनी स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, बहुत तेज हवा आई, यानी कि मुझे एकदम से प्रेशर आया, मतलब मेरे ऊपर एकदम से प्रेशर इंजर्ट हुआ, और प्रेशर की वजह से मैं झुक गई, तो क्या हुआ? जो मेरी स्टेबिलिटी थी, जो मेरा इक्विलिब्रियम था, वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, Yes, ma'am. डिस्टर्ब हुआ ना? यस मैम। अब बिल्ली बेचारी आराम से सो रही थी, और तुमने उसको जगा दिया मूंछ खींच के उसकी, तो वो क्या हुई? सोती हुई जग गई, डिस्टर्ब हो गई ना, यानी कि उसकी नींद खराब हो गई। तो सेम हेयर यहाँ पे होता है कि जब आप कोई सिस्टम पे काम करते हो, यानी कि सिस्टम क्या है हमारा? कोई भी रिएक्शन जो बैकवर्ड जा सकती है और फॉरवर्ड जा सकती है,
और जो क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है। तो उसका इक्विलिब्रियम अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो उसी को ली चैटर्लियर प्रिंसिपल कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम ली चैटर्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिनेट कब डिस्टर्ब हो सकता है? वो जब डिस्टर्ब होगा या तो आप उसका प्रेशर बदल दो, या उसके वॉल्यूम में चेंज कर दो, या उसके टेम्परेचर में चेंज कर दो, या उसके कैटलिस्ट इफेक्ट को चेंज कर दो, तब जाके उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा बच्चा पार्टी। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं Yes, करेगा? ma'am. मान लो आप हो, Yes, ma'am. आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, आप वापस से अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। तो मान लो सपोज दैट N2 रिएक्शन है हमारी, N2 रिएक्शंस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तुमने सिस्टम की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या करेगा? उल्टा करेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? N2 यानी कि N2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। इस तरीके की सिचुएशन हमें जहां देखने को मिलती हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए, उसी को बोलते हैं क्या? ली चैटर्लियर प्रिंसिपल। क्या ये बात सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. मैम पर Yes. आपने कहा था कि कैटलिस्ट मैम रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो कैटलिस्ट रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं करेगा, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये बात सच है, ठीक है ना। तो अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा, हम सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे इसको कि कैसे क्या होगा, कहाँ की कहानी कहाँ होगी, उसको भी देखेंगे। बाकी में इफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये देखना बाकी है। हर चीज का एक ट्विस्ट है, सस्पेंस है, ठीक है। पहले आप ये बताओ, ली चैटर्लियर डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जिस Yes, तरीके से ma'am. मैंने समझाया है, आई होप आ गया होगा, और अगर बुक के तरीके से पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आती, ठीक है। अब जैसे देखो आपकी स्लाइड में लिखी हुई है डेफिनेशन, क्या आपको समझ में आ रही है? कि स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है ली चैटर्लियर के लिए कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है, कि चेंज अप्लाइड हो रहा है सिस्टम पे एट इक्विलिब्रियम, Yes, then ma'am. the equilibrium will be shifted in that direction in which is can minimize that effect of the change applied and the equilibrium stabilize again under new condition। तो क्या समझ में आया इतने अच्छे से? नहीं आया, नो मैम, आपको है ना। समझाया हुआ आ गया। इसीलिए मैं अपने अंदाज में पढ़ाती हूँ, अपने अंदाज से समझाती हूँ चीजों को। तो देखो अब होगा क्या, ठीक है। तो बच्चा पार्टी कहने का मतलब ये है, आप बैलेंस करोगे किसको? आप जब एक्शन करेगा, कोई एक्शन करेगा आपके ऊपर, तो सिस्टम क्या करेगा? अपने इक्विलिब्रियम को बैलेंस करेगा। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है, हम सड़क पे जाते हैं छाता लेके, और हवा तेज चलती है तो छाता हमारा उल्टा बेंड हो जाता है। कभी किसके साथ हुआ है ऐसा? किसी के साथ हुआ है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैम मेरे साथ। No, ma'am. भावना आपके साथ हुआ है? यस मैम हुआ है। आयुष आपके साथ भी हुआ है? हाँ मैम, एक बार हुआ था जब मैं हाँ, एक बार वो हुआ। बाइक पे जा रहा था। अच्छा, बाइक पे जा रहे थे। हाँ, तो ऐसा होता है क्योंकि हवा क्या करती है, हवा का प्रेशर बहुत तेज है तो वो बेंड कर देती है। कसक के साथ भी हुआ है, कई बच्चों के साथ हुआ है। तो देखो फिर हम क्या करते हैं, उसको नीचे करते हैं और अम्ब्रेला को उस साइड कर लेते हैं जिस तरफ हवा का रुख अपोजिट हो रहा है। तो मतलब अम्ब्रेला क्या कर रहा है? अम्ब्रेला इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहा है अपना, मतलब कि उसकी जो पोजीशन थी, ठीक है, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब हम लोग जाते हैं, बाइक चलाते हैं, बारिश हो रही है खूब तेज, इस साइड की बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे? बाइक को इस तरीके से चलाएंगे कि वो डिसबैलेंस होकर स्लिप ना हो जाए, है ना। या हम छत पे खड़े हैं कहीं और हवा बहुत तेज चल रही है, तो हम दूसरी साइड खड़े होते हैं जहां हवा तेज ना लगे, या हमें हवा तेज खानी है तो उस साइड आएंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम खुद को सिस्टम के हिसाब से बैलेंस करते हैं, ऐसे ही इक्विलिब्रियम जो सिस्टम है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, वो अपने इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए हर वो नामुमकिन कोशिश करेगा कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। यही ली चैटर्लियर प्रिंसिपल ने कहा था। रागनी आपका ट्यूशन है, ओके, ठीक है, आप जा सकती हो। रागनी मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि आई एम लीव बिकॉज माई कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, ऐसे लीव कर दो और बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो बच्चा पार्टी अब देखो, अब हम जो चेंज देखेंगे वो कौन कौन से चेंज हमें सिस्टम के लिए देखने के लिए मिलेंगे, तो वो लिखते हैं सबसे पहले
कि जो चेंज होंगे आपके चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। कैन आई ऑल्सो लीव इन आई हैव ट्यूशन। कसक आप भी बेटा मैसेज कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके जाया करो, मुझे ध्यान नहीं रहता है फिर बाद में। ओके, थैंक यू मैम। ऑफ कंसंट्रेशन, ओके बच्चा, ओके नो प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक तो ये इफेक्ट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। ओके बेटा, बाय 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 कसक बाय, ठीक है। दूसरा बच्चा पार्टी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इफेक्ट इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर, हाँ बिल्कुल साक्षी, कैटलिस्ट को और वॉल्यूम को, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है बच्चा पार्टी। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एडिंग, यस बिल्कुल, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस तो आप लोग जानते होंगे, नोबल है ना? गैस। हाँ है ना, अगर कर, जीरो, रनर, नोबल गैसेस। तो बच्चा पार्टी अब देखो किस तरह का सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने अंदाज में समझाऊंगी और सारे पॉइंट लिख दूंगी, कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और इक्विलिब्रियम पे बना रहा है 2NH3 गैस। तो बच्चा पार्टी देखो केस नंबर 1, ठीक है ना, या पॉइंट नंबर 1, कि पॉइंट नंबर 1 में क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 में ये होगा कि इफ दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 is increase, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगर आपने इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2, अगर आपने N2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो बच्चा पार्टी देखो U, मान लो एक तुम हो और दूसरी तरफ बच्चा पार्टी क्या है, हमारा सिस्टम है। तो U ने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो बच्चा पार्टी मैंने बताया था ना, बिल्ली आपके एक्शन का रिएक्शन करेगी, तो तुमने N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम हिल गया, डिस्टर्ब हो गया। तो सिस्टम उसको स्टेबलाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, N2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, खुद को बैलेंस करने के लिए। यस क्या ये बात क्लियर है? प्लीज आंसर मी चैट बॉक्स में, क्योंकि Yes, ये ma'am. चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हर पॉइंट को धीरे धीरे ध्यान से समझ के चलना है। सबसे टफ टॉपिक है इक्विलिब्रियम, यही नहीं आता बच्चों को, इसी में बच्चे हिल जाते हैं। देखो आयुष, भावना, ठीक है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, हिमानी को भी आ गया। तो मैं इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं। साक्षी को भी आ गया, गुड, ठीक है। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, अब फिर से हमारी वही सेम रिएक्शंस आ गई कि N2 गैस, एक ही रिएक्शन से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इक्विलिब्रियम पे 2NH3 गैस है, ठीक है। जब जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो बच्चा पार्टी, तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब जब आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हो, रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हो, तब बच्चा पार्टी रिएक्शन कहाँ क्या करती है, किस डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चा पार्टी जब जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो, है ना, बिल्कुल सही ईशानी,
रिएक्शन की डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, अगर तुमने यू ने N2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो सिस्टम क्या करेगा बच्चा पार्टी, सिस्टम क्या करेगा, N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो जब से ये N2 की कंसंट्रेशन N2 को डिक्रीज करेगा बच्चा पार्टी, ठीक है, तो रिएक्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल साक्षी, आप समझते, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड जाएगी, बिल्कुल। और ली चैटरलियर में यही ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कहाँ रिएक्शन बैकवर्ड होगी और कहाँ फॉरवर्ड होगी। आयुष बंसल का भी आंसर आ गया, बैकवर्ड जाएगी। तो बच्चा पार्टी ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आपका दूसरा। तो मतलब पहले केस नंबर, केस से पढ़ते हैं इसे, केस नंबर 1 के ये 2 पॉइंट थे। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में हमारी रिएक्शन सेम ही है, N2 गैस बच्चा पार्टी और 3H2 गैस। बच्चा पार्टी आपको ये वाला पैटर्न इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है ना इस तरीके से? यस मैम। गुड। तो ये देखो रिएक्शन है। अब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 इज इंक्रीज, तो मुझे लगता है आप खुद ही समझ जाओगे, ए पॉइंट है बच्चा पार्टी कि इफ द कंसंट्रेशन, मैम बैकवर्ड रिएक्शन होगी। बिल्कुल सही बात है, बैकवर्ड होगी। तुम तो मुझसे पहले ही भाग रहे हो पास, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। ऑफ प्रोडक्ट, और आपको मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं बच्चा, जब मैंने 11th क्लास में पढ़ा था ना ये चैप्टर, तो मुझे जिंदगी में कभी समझ नहीं आया 11th में कि ली चैटरलियर मैम प्रिंसिपल, 11th का सबसे हार्ड टॉपिक है ये 11th का सबसे हार्ड Peculium। टॉपिक है। हाँ बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं और नीट में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। तो बच्चा मैंने पता है क्या किया, ये मैं ट्यूशन पढ़ती थी केमिस्ट्री का, लेकिन जो टीचर थे उन्होंने पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आया, और मैंने घर पे भी खूब पढ़ा, नहीं लगता ज्यादा हार्ड। अच्छा ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, आप पढ़ रहे हो ना बच्चा, इसलिए अच्छे तरीके से। तो देखो परवीन मैम ने ना अपने हर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग क्यों किया, क्योंकि कभी ना वो इन सब चीजों से दिक्कत खा के आई हैं। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था तो मैंने ये टॉपिक छोड़ ही दिया था पूरा, कि अरे कौन पढ़ेगा ली चैटरलियर प्रिंसिपल, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैंने छोड़ दिया। और बच्चा पार्टी पता है, जो जो चीज मेरी वीक थी ना 11th और 12th में, आज वही चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था जीओसी से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसको देख के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था ऑर्गेनिक को। और जब मैं 12th में थी तो मेरे सारे सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे थे, ठीक है, जो कम नंबर थे वो केमिस्ट्री में थे, क्योंकि मुझे आईपैक जीओसी रिएक्शन बहुत ही बुरा लगता था ये सब तो, ठीक है। फिर बाद में जब मैं बीएससी में आई, तब मैंने इतनी मेहनत की ना और ऑर्गेनिक को एकदम ताबड़तोड़ बना दिया। मतलब जिन टॉपिक से मैं 11th में डरती थी, 11th 12th में, आज वही टॉपिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे हैं मैंने। तो एक बात बताओ, जब परवीन मैम ये कर सकती हैं तो आप तो नीट क्वालिफाइड कर सकते हो, आपको तो समझ में भी आ रहा यस है, मैम। मुझे तो Yes, ma'am। समझ में भी नहीं आता था उस टाइम, और मैं छोड़ देती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो टीचर्स थे वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे, हमें मिले नहीं थे इतने अच्छे टीचर्स, और जो अच्छे टीचर्स बट थे मैम हमें अच्छे टीचर मिले हैं। तो चलो थैंक यू सो मच। तो कहते हैं ना बच्चा, जो इंसान खुद फेस करके आता है ना चीजों को, तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग करके आता है फिर। तो मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री को ना बारीकी से पढ़ना है। आखिरकार ये केमिस्ट्री है क्या, इसकी एकदम से मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक सब क्लियर कर डालो। तो मैं इसीलिए तो आप लोगों को बच्चों को अच्छे से समझ पाती हूँ, मैं जानती हूँ कि किस बच्चे को कहाँ पे आके दिक्कत आ सकती है। तो देखो आपने पहले ही आंसर दे दिया कि, और मैंने पता है आप ही के साथ ये अपना एक्सपीरियंस डिस्कस किया है, बाकी अभी तक किसी को बताया नहीं है, इवन मेरे अवंती के जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी नहीं पता ये बात। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 इज, ठीक है, इंक्रीज, अगर हमने इसकी इंक्रीज कर दी बच्चा पार्टी, तो देखो यू क्या करेगा, NH3 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा पार्टी, सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सिस्टम उसको डिक्रीज कर देगा और रिएक्शन फिर जाएगी बैकवर्ड। बैकवर्ड। बस यही पॉइंट है इसमें जो समझने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, और हम मैम उन्हीं से सेकंड पॉइंट में
हम NH3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे, सिस्टम इंक्रीज कर देगा, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो आपने पहले ही बता दिया, आप बिल्कुल सही बोले हो। क्योंकि जब जब प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए अगला पॉइंट भी समझ लेते हैं, बी पॉइंट। तो मैंने ना हर चीज को इजी बना दिया, और फिर बहुत सारी चीजें ना मेरी बच्चा डॉक्टरेट में आके क्लियर हो गई। डॉक्टरेट में ना ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हमने केमिस्ट्री की जो कभी सुनी नहीं थी। मतलब जैसे जैसे आप लोग ली चैटर्ले प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, तो ये एक टॉपिक है। और हमने पता क्या पढ़ा डॉक्टरेट में ना, ऑर्गेनिक से जब डॉक्टरेट किया अपना, तो एल्कोहल आप एक ग्रुप पढ़ते हो, और हमने ना एल्कोहल के ऊपर पूरी एक किताब पढ़ी है। मतलब जो तुम्हारे टॉपिक हैं उनके ऊपर पीएचडी में किताबें बन गई। तो जब आप इतना डिटेल में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है चीजें क्लियर होंगी। सही बात है कि नहीं? यस मैम मैम। और पीएचडी हार्ड होती है? क्या बच्चा, पीएचडी हार्ड होती है? हाँ, पीएचडी बहुत हार्ड होती है। हाँ मैम। हाँ हार्ड होती है। मतलब जो आपका नीट है ना, इसमें जो लेवल आता है वो आता है 11th-12th का, लेकिन डॉक्टरेट में जो लेवल आता है वो आता है मास्टर्स का। अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो पहले बीएससी करना पड़ेगा। तो जो 12th में तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उससे कई गुना टफ लेवल की केमिस्ट्री तुम बीएससी में पढ़ोगे। फिर बीएससी में एमएससी में जाओगे, एमएससी का मतलब होता है मास्टर्स, आप किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर बनोगे। तो फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, केमिस्ट्री के, बायो के, मिक्स करके सारे। फिर मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, मास्टर ऑफ साइंस। फिर फाइनल में आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिस सब्जेक्ट से आपको स्पेशलाइजेशन करना है। तो मैंने जैसे ऑर्गेनिक से किया, तो फाइनल में मेरे पास सारी की सारी किताबें ऑर्गेनिक की थी। तो मतलब जब, और फिर उसमें सिलेबस वो आया जो तुमने 11th-12th में पढ़ा और बीएससी में पढ़ा, और फिर एमएससी का अलग नया इंक्लूड हो गया। टफ हो गया ना सिलेबस। और तो मतलब नीट और जेईई मेंस से तो कई गुना लेवल टफ है डॉक्टरेट का। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करते हो ना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हालत खराब कर देते हैं। बहुत लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने भी तो किया है ना, बीएससी किया 3 साल का, फिर 2 साल का एमएससी किया, फिर उसके बाद मैंने बीएड भी कर रखा है, 1 साल फ्री मिल गया, तो फिर 5 साल डॉक्टरेट में लगाए। पूरी 30 साल तो मैंने अपनी पढ़ाई में लगा दी बेटा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं इसके लिए ना एक समरी और लिख दे रही हूँ, उस समरी से ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। समरी क्या है कि इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन इन दी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है बच्चा, कभी फुर्सत में टाइम होगा तब आपको बताएंगे। लिख सकते हैं ना, इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन दिस सिस्टम हाँ कंसंट्रेशन। लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। रिएक्टेंट, ये एक समरी है ताकि आपकी गलती ना हो। तो देखो शिफ्ट कहाँ होगी रिएक्शन, शिफ्ट दी फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड होगी बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्शन। ओके, और अगर सेकंड समरी लिखी जाएगी तो क्या होगी सेकंड समरी, बताओ। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट concentration of any और डायरेक्शन product ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट direction। शिफ्ट्स इन इक्विलिब्रियम इन रिवर्स डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने बच्चा पार्टी। तो अच्छे से समझ में आ गया ना, ये तरीका इजी नहीं था ज्यादा, यस मैम। यस मैम। वरना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता। मुझे जो चीजें सबसे टफ लगती थी ना, मैंने उन्हीं चीजों को आसान बनाया। और पता है आसान कैसे बना, पढ़ पढ़ के। जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो ना, 10-10 बार पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में 10 तरीके के आइडियाज ना अपने आप आ जाते हैं। अभी तो मैंने आपको ट्रिक्स नहीं सिखाई हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं केमिस्ट्री को अच्छा फॉर्मूला करने के चार्ट लिए। बनाया क्या थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम का? और फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला हाँ बना लिया, और मुझे सेंड नहीं करने का ध्यान रहा। अभी कर दूंगी, बना दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया है वो। आपको फॉर्मूले भी सेंड करने हैं और मुझे 2 डीपीपी भी भेजनी है थर्मोडायनेमिक ओके मैम। हाँ मैम, आपने बोला था मैं डीपीपी भेजूंगी। डीपीपी भी भेजनी है मुझे। और डीपीपी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट बनाई है, सारे नीट के लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं, और सीबीएसई लेवल के भी कुछ क्वेश्चन है, मिक्स बनाई है।
डीपीपी में अभी सेंड कर रही हूँ और अभी इसके बाद फॉर्मूला भी सेंड कर दूंगी आपको। मैम ग्रुप में ही कर दीजिएगा। हाँ, अभी तो मैं देखो ग्रुप में कर रही हूँ आज, और सैटरडे तक ग्रुप में कर दूंगी। उसके बाद मंडे से नई शुरुआत करेंगे। वो जो शीट बताई है ना उसी पे आएगा, बिट लिंक ओपन करके देखना है, फिर कहीं और कौन कुछ मिलेगा फॉर्मूला नहीं। शीट में उसी पे आएगा? सब कुछ नहीं, फॉर्मूला सीट नहीं, वो तो मैं आपको पर्सनल करूंगी व्हाट्सएप नंबर पे। वो हर बच्चों को नहीं दूंगी, क्योंकि जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है ना उन्हीं को देती हूँ। जैसे कुछ बच्चे वीक होते हैं, अब वो बेचारे वो थोड़ा वीक पोर्शन ही कवर करने में टाइम लगा रहे हैं, तो उनको और एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला जाए। हर चीज का स्टेप होता है ना, धीरे धीरे। आप लोग सब लोग अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा फास्टली चल रही हूँ आपके साथ में। तो देखो बच्चा पार्टी, फिर आज तो इतना ही पढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और बाकी के पॉइंट अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैम नेक्स्ट क्योंकि अगर टॉपिक आज क्या है? सारे पॉइंट कंप्लीट करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके। अभी तो हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है ना भाई, इसका कंसंट्रेशन का ही पढ़ा है पार्ट। तो अगर हम सारे टॉपिक 5 के 5 क्लियर करेंगे तो पूरा 1 घंटे की क्लास लग जाएगी। इवन 6:15 बजे तक कम से कम ये खत्म होगा, ली चैटरलिए प्रिंसिपल। और इसमें टाइम लगता भी है, जल्दबाजी में इसे पढ़ना नहीं है हमें। लेकिन मैं ये नोट्स भेजूंगी देखो आपको, ठीक है। तो नोट्स में तो थ्योरी लिखी है दूसरे स्टाइल में, और इसको पढ़ के आना अगर इससे कुछ समझ में आए, और ट्राई करना, ठीक है ना। ये देखो प्रिंसिपल लिखा है, एंड फिर इसके बाद जबकि मैंने क्लास 10-15 मिनट एक्सटेंड करी है, तब जाके मैं आपको एक ये करा पाई हूँ। अब देखो, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग भी करनी थी अपनी, ठीक है। अब बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर ही लिया। इसके बाद देखो स्लाइड्स में बहुत सारी और भी चीजें लिखी हैं, तो ये भी करके लेके आना। जैसे ये तो चेंज ही हो गए, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये इसकी थ्योरी हो गई। फिर इफेक्ट व्हेन चेंज इन मोल्स, ये मोल्स के लिए हो गया कॉन्सेप्ट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिंग रिएक्टेंट एंड रिमूवल प्रोडक्ट शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एडिंग ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थ्योरी काफी लंबी चौड़ी हो गई है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, जिससे कि किसी बच्चे को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है तो वो भी कर सकता है। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चन लगा पाओ तो लगा लेना, नहीं तो फिर मैं सारा पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके ठीक है बेटा, ओके मैम। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन ऐड किए हैं स्लाइड्स में। मैम और रिडॉक्स अगर इजी है क्या? क्या इजी है बच्चा? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है रिडॉक्स जो तो इजी है, ऑर्गेनिक का। उसमें तो कुछ, अरे वो उसमें, अच्छा रिडॉक्स ऑर्गेनिक का कहाँ है वो? फिजिकल का है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन तो फिजिकल का है, ओके, पर वो फिजिकल इजी में है ना आता है। मैम, 10th के बेस पर है शायद। वो पूरा 10th के बेस पे इजी है, और उसके लिए हम सिर्फ 2 लेक्चर लेंगे। 2 लेक्चर में पूरा रिडॉक्स खत्म कर देंगे। नीट में भी उससे कुछ मैम खास वो मैंने क्वेश्चन आता करा नहीं। था इसलिए। अच्छा करा था, इजी है वो, उसमें कुछ नहीं है। 2 दिन मैम बस लगेंगे ऑक्सीडेशन नंबर समझ नहीं आया था उसमें। बस, उसमें हाँ कोई नहीं, बस। वो मैं समझा दूंगी। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर से, दोनों से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं आता उसमें। देखो मैं आपको नीट के लिए बता रही हूँ चैप्टर, अब आपने राज की बात पूछी ली है तो बता देती हूँ। नीट के लिए पूरे होल सिलेबस में से 12 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए, और जिस बच्चे ने वो हाँ मैम 12 12 चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है, 75% आता है उनमें। उसमें से 70% या 75% पेपर आपका कवर हो जाता है, जिसमें पहला चैप्टर तो यही हो गया इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक हो गया। और ऑर्गेनिक में आपका देखो 11th के हो गए हाइड्रोकार्बन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। 12th क्लास में एक चैप्टर है, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, हेलो एल्कीन हो गया, अमाइंस वाला चैप्टर हो गया। ये 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक, इन सब का नाम तो आपने सुना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो ये सब 12th के, लेकिन 11th के चैप्टर बता देती हूँ आपको कौन कौन से बहुत अच्छे से करने हैं। 2 चैप्टर तो हमारे ये हो गए, 2 ऑर्गेनिक के हो गए। और स्टार्टिंग में जो 4 चैप्टर आपने पढ़े, एक तो मोल अच्छे से कर लेना, स्टेटोमेट्रिक कर लेना, और उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कर लेना। पहले चैप्टर में से इनसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, बाकी चाहे अगर पढ़ के भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से आना चाहिए, पूरा होल चैप्टर ढंग से। क्वांटम नंबर, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, बोर्स मॉडल, उसके ऊपर जो सेल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग खूब अच्छे से आना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मतलब 11th के ये चैप्टर ऐसे हैं जिन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए।
और फिर इतने 6-7 चैप्टर 12th के हैं, तो टोटल मिला के 12 या 13 चैप्टर ऐसे हैं 17-18 चैप्टर में से जो अच्छे से आना चाहिए, जिसमें से 80% पेपर कवर हो जाता है आपका। ठीक है, ओके मैम। तो चलो 8-17 हो गई आज, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, इन दोनों को मैम सैटरडे को तो आप ही लोगे? सैटरडे को मैं ही लूंगी क्लास, कल भी मैं ही लूंगी, मैं कल वापस आ जाऊंगी। अभी जो मेरी नहीं कल नहीं है शायद। कल तो आपकी क्लास है ही नहीं है ना? अब आपकी क्लास सैटरडे को है, तो सैटरडे को क्लास मैं ही लूंगी। मैं क्लास अपनी देती भी नहीं हूँ बच्चा किसी को, क्योंकि हर टीचर का तरीका पढ़ाने का अलग होता है, उससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन ये है कि अभी मुझे इमरजेंसी है, तो आज मेरी जितनी बाद वाली क्लास है वो तो कोई और ही लेगा। गुड इवनिंग मैम। ओके मैम। गुड इवनिंग। बाय मैम।